बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, समीर चौगांवकर साहब, एक मनोहर एस बहल, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। बिहार की हम लोग बात कर रहे थे, मैंने ब्रेक से पहले आपको खबर दी, एक बार फिर बता देता हूं। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर इस पर रोक लगाने से इनकार करते हुए अगली सुनवाई की तारीख दे दी है। 10 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई होगी। तो दोनों तरफ से इस खबर को इंटरप्रेट आप कर सकते हैं। एक कि सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को सुन रहा है, लेकिन फिलहाल उसने रोक नहीं लगाई है। 10 जुलाई भी बहुत दूर नहीं है। वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब क्या करेगा विपक्ष, सवाल यह है, क्योंकि विपक्ष ने इसको इस वक्त बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 3-4 करोड़ लोग जो हैं उनके वोट देने के अधिकार का यह सवाल है, क्योंकि इस वोटर लिस्ट रिवीजन में बहुत सारे लोग छूटेंगे जो गरीब गुरबा तबके के हैं, जो कि पिछड़े लोग हैं, और उनका अधिकार मारा जा रहा है। उनका कहना है कि यह साजिशन बीजेपी इलेक्शन कमीशन को मोहरा बनाकर कर रही है। इलेक्शन कमीशन से सीधे सवाल पूछे जा रहे हैं और विवाद खास तौर पर उन 11 डॉक्यूमेंट्स पर है जो इलेक्शन कमीशन ने बिहार के वोटर्स को फॉर्म के साथ लगाने के लिए कहा है, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी पहचान के प्रूफ के तौर पर। इसको लेकर के कुछ खबर है, मैं वो आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूं। इसको भी बड़ी डेवलपमेंट है इस पर। लेकिन इलेक्शन कमीशन से आज असदुद्दीन ओवैसी भी मिले थे और सुप्रीम कोर्ट की खबर होने के बाद रिएक्शंस भी आए हैं। तो क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव और ओवैसी, सुनिए आप ये 1 महीने के अंदर कैसा करेंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग BLOs को रखे हैं, वॉलंटियर्स को रखे हैं। तो ये इसका डिफिकल्टी ये है कि जल्दबाजी में अगर 15-20% लोगों के नाम भी मिस हो गए, और फिर आप देखिए मिस जब हो जाएंगे तो उसका सिटीजनशिप के मामला हो जाएगा। ये तो आप वही तो आसाम का डिओटर हो जाएगा फिर। तो ये अप्रीहेंशन है, ये जेन्युइन अप्रीहेंशन है। सीमांचल की हद तक बीजेपी RSS बार बार ये भरम, ये झूठ फैलाती है कि यहाँ पर बांग्लादेश के लोग आ गए हैं। कहाँ है बताओ हमको। एक तो बता दो 71 में बांग्लादेश बना, जब वो लोग नहीं गए, इस सरजमीन को उन्होंने माना, वहाँ पर भारत की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में हिस्सा लिया। बल्कि सीमांचल इलाके में अख्तर भाई बोलेंगे, वहाँ पर तो इतना बैकवर्ड इलाका उस वक्त भी था, आज भी है, कि लोगों को लाकर वहाँ पर कैदी बनाते थे। हमको इस बात का भी डर है कि जो बार बार बीजेपी RSS बोलती सीमांचल ऐसा हो रहा है, कहाँ है। सोशल मीडिया में डालने से और विज्ञापन देने से थोड़ी होता है। आप आदेश क्यों नहीं जारी कर रहे? अगर आप विज्ञापन जारी कर रहे हैं तो आपको अगर करना ही है, मन ठीक है। अगर आप गलत नहीं करना चाह रहे हैं तो आप आदेश क्यों नहीं निकाल रहे हो? हर घंटे नियम जो है, निर्देश बदले जा रहे हैं, एकदम मजाक बना लिया गया है। बिना दस्तावेज फॉर्म जमा कराना, क्या यह रणनीति है या शंका को उत्पन्न करता है कि दस्तावेज के बिना फॉर्म इकट्ठा कर लेना और बाद में राजनीतिक प्राथमिकताओं के अनुसार कुछ नाम हटा देना या छांट देना? अब इससे जुड़ी एक बड़ी खबर आपको देता हूं। बिहार में ये जो SIR ड्राइव है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की वोटर लिस्ट की, ये अब इस अभियान का पहला फेज लगभग पूरा हो गया है। जो इलेक्शन कमीशन ने डेटा दिया है उसके मुताबिक 1,69,00,000 से ज्यादा फॉर्म्स जमा हो चुके हैं। 1,69,00,000 कुल कितने होने? 7,90,00,000 या 93,00,000। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि 24 जून 2025 को जारी की गई SIR गाइडलाइंस में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। हालांकि जो एक बड़ी मांग है विपक्ष की कि आधार कार्ड को आइडेंटिटी और डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ मान करके इसे मान्य प्रमाण पत्र मान लिया जाए, इसे स्वीकार नहीं कर रहा है इलेक्शन कमीशन, क्योंकि उनका कहना है कि यह नागरिकता और डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं है। तो आप पूछेंगे आधार है क्या? फिर आधार केवल इस बात का प्रमाण है कि इसमें जो जानकारियां दी गई हैं, मतलब फलाना इस व्यक्ति का नाम यह है, आपका पूरा बायोमेट्रिक्स लिया जाता है, जिसमें आपके अंगूठे, उंगलियों के निशान लिए जाते हैं, आपकी आंखों की जानकारी ली जाती है। इससे केवल इतना प्रूव होता है कि ये व्यक्ति जो एक कार्ड लिए हुए है, ये वही व्यक्ति है जिसकी जानकारी इस कार्ड पर है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ये इस बात का प्रमाण बिल्कुल नहीं है कि आप भारतीय हैं, और इस बात का भी प्रमाण नहीं है कि आपका जन्म इसी तिथि पर हुआ है जो आपके कार्ड पर अंकित है। तो इसलिए ये काम तो नहीं करने जा रहा है। मांग क्या की थी तेजस्वी यादव ने कि उन 11 प्रूफ्स के प्रमाण पत्रों के अलावा या उनकी जगह आधार कार्ड को, या जो जॉब कार्ड होता है मनरेगा का, या जो राशन कार्ड होता है,
ये डॉक्यूमेंट्स हर घर के अंदर पाए जाते हैं, आप इनमें से कोई एक मांग लीजिए। तो आधार कार्ड को तो इससे इनकार कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं मानने के लिए तैयार है इलेक्शन कमीशन। अब जो फाइन प्रिंट हम लोग नहीं पढ़ पाते शुरुआत में, अब वो बाद में सामने आ रहा है। इलेक्शन कमीशन ने इस एसआईआर ड्राइव के लिए जो 11 डॉक्यूमेंट्स की बात की, उसमें नीचे ये लिखा है कि ये डॉक्यूमेंट, ये लिस्ट जो है ये इंडिकेटिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है। मतलब क्या? मतलब इन 11 से काम हो जाएगा, लेकिन सिर्फ ये 11 ही चाहिए ये जरूरी नहीं। तो फिर और कौन सा डॉक्यूमेंट? फिर तो किसी और डॉक्यूमेंट का उसमें नाम नहीं दिया गया है निर्देश में, लेकिन यह कहा गया है जो इलाके का ERO होगा, इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव जो होगा ऑफिसर, ERO फिजिकल वेरिफिकेशन जाके कर सकता है और कोई प्रमाण पत्र देख करके वो अपनी संतुष्टि कर सकता है कि ये मेरा वोटर है या नहीं है। लेकिन उसको अपने वो जो भी फैसला करे कि भाई ये 11 प्रमाण पत्र इस व्यक्ति के पास नहीं है, लेकिन मैं यहां इनके पास गया, मैंने इनके पड़ोसियों से बात किया, मैंने इनका और कोई कार्ड वार्ड देखा और मुझे लगता है कि ये मेरा वोटर है, तो उसको लिखित में अपने इस फैसले की जानकारी देनी होगी और बताना होगा कि मैंने निर्णय क्यों दिया है, या अगर वो नहीं मानता कि ये मेरा वोटर है तो क्यों नहीं मानते हो, ये भी आपको उसमें देना पड़ेगा। और दूसरा एक जो ढील दी है सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ने वो ये कि 25 जुलाई तक पहले तो अपना डॉक्यूमेंट दे दीजिए। अभी फॉर्म के साथ देने की जरूरत नहीं है, 25 जुलाई तक का टाइम है। मान लिया 25 जुलाई तक भी नहीं दे पाते डॉक्यूमेंट कोई, तो फिर जब इसमें क्लेम्स का और ऑब्जेक्शंस का दौर चलेगा, सेकंड फेज जो इस एसआईआर का होगा, उस दौरान भी आप अपना डॉक्यूमेंट ERO के जरिए या BLO के जरिए वो प्रोवाइड करा सकते हैं। तो एक अभी मौका रहेगा इसके बाद भी अपना कोई प्रूफ वोटर के पास वो जमा करने का, लेकिन फिर भी हंगामा है बरपा, क्योंकि मामला है चुनाव का। तो समीर जी, अब मामला ठंडा पड़ेगा या नहीं? देखिए, मामला तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा इस मामले को लेकर कि जो चुनाव आयोग बिहार में जिस तरीके से गहन पुनरीक्षण कर रहा है, क्या वो संभव है, इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता है, देखने वाली बात होगी। बड़ा मुद्दा विपक्ष का जो है कि आप आधार कार्ड को इसका आधार नहीं मान रहे। जो विपक्ष कह रहा है कि भाई आपने 11 जो डॉक्यूमेंट्स मांगे उसमें आधार कार्ड नहीं है, आप आधार कार्ड भी शामिल कीजिए, जिसके लिए चुनाव आयोग तैयार नहीं है। अब ये सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा कि इसमें आधार कार्ड आना है नहीं आना है, क्या है। देखिए, चुनाव आयोग ने इतने ज्यादा उसके अंदर विकल्प दिए हुए कि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ी तकलीफ होगी। विपक्ष इसे जबरदस्ती का प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश कर रहा है, हर तरह का विकल्प दिया है। अंतिम समय तक आदमी अपना नाम जोड़ सकता है, सारी व्यवस्था चुनाव आयोग उसके अंदर कर रहा है। और चुनाव आयोग ने यह भी कहा, जब बैठक ली थी इसके पहले, ऐसा तो नहीं कि चुनाव आयोग ने एकदम से शुरू कर दिया। सारे सर्वदलीय बैठक चुनाव आयोग ने बुलाई थी पटना के अंदर। उस बैठक में चुनाव आयोग ने 5000 मीटिंग्स की हैं हमने। चुनाव आयोग कह रहा है 5000 बैठकें 4 महीने में, 26,000 पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ। और उसी बैठक के अंदर जब माले के दीपंकर भट्टाचार्य ने इस बात का जिक्र किया था कि साहब पोलिंग बूथ बहुत कम होते हैं, वोटर्स नहीं पहुंच पाते, तो चुनाव आयोग ने उसी बैठक में बताया कि इस बार बिहार में 20,000 पोलिंग बूथ हमने बढ़ा दिए और 98,000 पोलिंग बूथ में वोटिंग करने वाले हैं। तो हम सारी समस्याओं को हम देख रहे हैं जो हो सकती है। मुझे लग रहा है कि विपक्ष इस बात को बस अपनी जो हार के बाद की जो पहले पृष्ठभूमि तैयार होती है कि चुनाव हार जाएंगे, हार लगभग उनको तय लग रही है, तो वो ये मान के चल रहे कि अगर हम हारेंगे तो हमारे पास एक ग्राउंड होगा, हम ये कह देंगे कि भाई हमारे वोटर्स का वोटिंग चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के कहने पर या केंद्र सरकार के कहने पर काट दिया और हमारा वोटर वोटिंग नहीं कर पाया, इसलिए हम चुनाव हार गए। जो ईवीएम का जो ठीक रहा था कि ईवीएम में मैनिपुलेट हो रहा है, अब वोटिंग का जिक्र कर ये बाद में अपना फेस सेविंग करने की कोशिश करेंगे। लगातार चुनाव आयोग आपसे प्रश्न पूछ रहा है, लगातार आपसे मिल रहा है, सारे लोग चुनाव आयोग से मिल रहे हैं, तमाम तरह के विकल्प चुनाव आयोग ने दिए, उसके बाद भी आप ये इसके लिए तैयार नहीं है। चुनाव अब तेजस्वी यादव को आपने सुना, वो तो कह रहे हैं कि हम बंद बुलाएंगे, बिहार बंद बुलाएंगे, हम चक्का जाम करेंगे। और असदुद्दीन ओवैसी इस मामले को नागरिकता तक ले गए कि भाई जो वोटर जिसको आप अपना वोटर नहीं मानोगे बिहार में, तो वो तो फिर नागरिक भी नहीं कहलाएगा, तो फिर नागरिकता पर सवाल चला जाएगा। नहीं, देखिए ठीक है, राजनीतिक तौर पर तो ये सब कुछ ले ही जाएंगे, लेकिन एक प्रश्न तो मेरे मन में भी बहुत मजबूती से आता है और इसका जवाब सरकार को देना ही होगा। आधार कार्ड जिसमें आपके फिंगरप्रिंट है, जिसमें आंखों की पुतली और रेटिना सब है, यानी फुल प्रूफ आइडेंटिफिकेशन है, आप उसको क्यों नहीं मानते हैं भाई? आपने तो अभी उसको जो कहते हैं ना कि इस तरह से कर दिया है कि सिर्फ 4 नंबर बाद में होंगे, यानी और फुल प्रूफ किया है। डिजिटल आपने उसको कर दिया है। आधार से आप वोटर आईडी कार्ड को जोड़ने की बात कर रहे हैं। आधार से आप ट्रेन में टिकट होगा रेलवे में, तो आप कह रहे हैं तत्काल में जो गड़बड़ी होती थी, जो दलाल कर ले जाते थे, उससे बचाएंगे। जब इतना फुल प्रूफ है, और मानता हूं
अब इसमें क्या आता है कि आधार भी कई लोग बनवा लेते हैं, दूसरी चीजें करके बनवा लेते हैं, लेकिन उनके अंगूठों के निशान, उनकी आंख की पहचान एक तरह से वो पकड़ में आने लायक हो गए। तो अब तो आप इसको और ज्यादा लागू कीजिए, और अगर कोई आधार गलत करता है तो आप आधार की भी स्क्रूटनी क्यों नहीं कराते हैं? आप उसको पहले मानिए और दोबारा आधार की स्क्रूटनी कराइए। पहला तो यह है जो मुझे लगता है बिल्कुल जायज सवाल है। अब इसके आगे की बात, जो विपक्ष कह रहा है, मैं फिर से कह रहा हूं, आपने जो नंबर देखे बूथ लेवल एजेंट के, बीएलओ नहीं, बीएलओ तो चुनाव आयोग बनाता है, बूथ लेवल एजेंट यानी जो पार्टियां बनाती हैं, अगर आप लोग बिहार में 1.5 लाख से अधिक एजेंट बनाने में कामयाब रहे हैं, तो जिस पार्टी के पास जितनी ताकत होगी वही तो उसकी क्षमता दिखाएगा ना। तो आप और ज्यादा लोगों को बूथ लेवल एजेंट बनाइए। क्या अपने बूथ लेवल एजेंट्स पर भी आपको भरोसा नहीं? कल आए थे, कल शाम के प्रोग्राम में हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आए थे, उनसे सवाल, उन्होंने कहा ये हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है, काम आपने शुरू किया है ना इलेक्शन कमीशन ने, ये अच्छा तो आप करेंगे। कौन कह रहा है कि आपकी जिम्मेदारी है? चुनाव जीतना भी आपकी जिम्मेदारी थोड़ी ना है। आप चुनाव लड़िए, जनता तय करेगी। आप तय करेंगे क्या कि हम चुनाव जीतेंगे या हारेंगे? फिर आप कैसे कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं, और आप कहते हैं कोई हमारा वोट कटवा दे रहा है? दोनों कैसे हो सकता है? आप मानते हैं ना कि आपका कोई मतदाता वर्ग होगा। जो बूथ लेवल एजेंट होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि अपने लोगों को आप वहां तक पहुंचाएं। शंकाएं कई तरीके की हैं। ये भी सवाल उठा कि साहब डॉक्यूमेंट तो हर घर में तो होगा नहीं, फिर कि डॉक्यूमेंट बनवा लो, अभी तो टाइम है। तो डॉक्यूमेंट बनवाएंगे तो अफसर तो इन्हीं का है, अफसर नहीं देगा डॉक्यूमेंट। अगर आप इस तरह से जा रहे हैं, नहीं, ये बातें हुई, तब तो फिर इस देश में चुनाव नेहरू जी के बाद बंद करा देना चाहिए था, क्योंकि नेहरू जी तो सर्वशक्तिमान सत्ता थे। इंदिरा जी ने तो आपातकाल थोप ही दिया था। अगर सब कुछ अधिकारी कर देते तो इंदिरा जी को आपातकाल लागू करने की क्या जरूरत थी? उन्हीं का अधिकारी, उन्हीं का तंत्र, कांग्रेस ही सब कुछ की थी, सारे कांग्रेसी हुआ करते थे। मेरा यह मानना है जब आप ये कहते हैं तो इस देश के बहुत फुल प्रूफ सिस्टम को आप बेवजह संदेह के दायरे में लाते हैं। हो सकता है कोई अधिकारी हो भाई, कोई किसी जगह बैठा हो, किसी का दूसरे के मन में आ जाए, लेकिन यह कहना कि सब पक्षपात कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। और मैं फिर कह रहा हूं, समय ज्यादा लेना होगा, चुनाव आगे टालना होगा, और जो अभी है कि 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट सुनेगा तो बहुत कुछ साफ करेगा, लेकिन ये प्रक्रिया तो होनी ही चाहिए। अभी कितनी प्रक्रिया नहीं रुकनी चाहिए किसी भी कॉस्ट पर। अभी ये प्रक्रिया तो होनी ही चाहिए। वैसे इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा है, ये जो मीटिंग हमने की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, ये सारे सवाल उसी से उपजे कि ये फिलहाल जो मौजूदा वोटर लिस्ट है इसमें बहुत गड़बड़ियां हैं, तो इसके रिवीजन की जरूरत है, और अब उस पर हंगामा हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। इलेक्शन कमीशन, एक तो समझिए इलेक्शन और डेमोक्रेसी किस पर आधारित है? हमारी वोटर्स पर। और यदि आप वोटर्स को ही उस पूरी प्रक्रिया में शामिल नहीं कर रहे, या अलग करने की कोशिश हो रही है, या अलग किया जा रहा है, तो पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा होगा। अब जब रिवीजन की बात हुई और कहा गया कि गड़बड़ियाँ हैं, तो इसमें ठीक ही बात है कि रिवीजन होना चाहिए, लेकिन क्या आपके पास इतना समय है? क्या आप लोगों को ये भरोसा दिला पा रहे? भरोसा सबसे बड़ी बात होती है। ट्रस्ट डेफिसिट इलेक्शन कमीशन का पिछले 1 साल में ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ा है, इसको मानने की जरूरत है, पहली बात। दूसरा, यदि इतना समय नहीं है तो क्यों जरूरी है कि अभी ये इंटेंसिव रिवीजन किया जाए? और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को एक्सेप्ट किया है, यही एक बड़ा पॉजिटिव कारण है। अच्छा, ये समय वाली बात, विजय जी आपने तो इतने चुनाव देखे, अब ये कोई पत्थर की लकीर है क्या? अगर मेरे लिए रिवीजन, वोटर लिस्ट का रिवीजन या उसको सैनिटाइज करना, आपने भी कहा कि ये सबसे जरूरी काम होना चाहिए, तो है। अगर उसमें मुझे 20 दिन ज्यादा भी लगे तो 20 दिन और 20 दिन चुनाव टल जाएगा, इसमें कौन सी आफत टूट पड़ेगी अगर इसकी नौबत आती है? बिल्कुल ठीक बात है, आपकी बात ठीक है, लेकिन सरकार तय करे कि चुनाव इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है मेरा टाइम पे काम पूरा हो जाएगा। नहीं, चुनाव पोस्टपोन करना चुनाव आयोग के पास तो है नहीं ना, ये तो सरकार के पास है कि क्या वो आप असेंबली को एक्सटेंड करेंगे। बहुत इतना आसान काम तो नहीं है। If need arises, है ना, वो अलग चीज है, लेकिन वोटर्स को पूरा अधिकार मिले। और ये जो सवाल हर्ष जी ने खड़ा किया वो बहुत महत्वपूर्ण है कि आधार को तो दुनिया भर में तो आप आधार कर रहे हो हर चीज पे, बैंक से, रेलवे से, तमाम चीजों से, और आज कह रहे हो कि आधार हमारी पहचान नहीं है। अब यदि इलेक्शन ऑफिसर जो आप कह रहे हो ERO जाएगा, इलेक्शन रिवीजन वाला, इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर SDM है वो, ठीक है, वो जाएगा तो वो कैसे तय करेगा कि ये तय है? मान लीजिए आपने कहा पड़ोसी ने, तो पड़ोसी तो अवैध बांग्लादेशी है। मैं तो सीधी बात करता हूं आपसे, अवैध बांग्लादेशी है, एक स्लाइड में ये विवेक पे छोड़ दिया गया कि आप तय कीजिए। गोली मुझे बताइए कि 20 लोग एक साथ रह रहे हैं अवैध बांग्लादेशी, है ना? सुनिए आप बात, अवैध बांग्लादेशी, आपका चिंता तो अवैध बांग्लादेशी है ना, तो 20 बांग्लादेशी या 20 परिवार एक साथ रह रहे हैं, और उसने पूछा ERO ने कि भाई ये आपके साथ रहते हैं? बोले हाँ रहते। कब से रह रहे हैं? बोले 25 साल से रह रहे हैं। तो फिर क्या करेंगे आप?
बताइए ना मुझे कोई इसका फूल प्रूफ अब आपने विवेक को गोली मार दी तो कैसे करेगा वो विवेक काम? क्यों, ये तो टेक्निकल बात करो ना, विवेक की बात नहीं भाई ये है। कहा गया कि आप जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन कीजिए तो और फिर जब वो और भी अभी एक देखेगा बात हुई डॉक्यूमेंट कि आपने जो नेशनल पार्टीज हैं उनके साथ डिस्कशन नहीं किया, चले, और चले। हर इशू पर हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो हमारी अब सर सुप्रीम कोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट पे भी कुछ काम मुझे छोड़ लगता है देते कि हैं। इसको ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जहां लेवल पर पहुंचा ये रुकने ही वाला है। रुकेगा, चलिए क्या ये भी देखेंगे। लेकिन बिहार इलेक्शन में दूसरा बड़ा मुद्दा इस वक्त, और ये बहुत लाजमी बनना चाहिए, वो है लॉ एंड ऑर्डर। अब नीतीश कुमार तो सुशासन बाबू कहलाते थे, उसी ट्रैक पर इस वक्त वो घिरते नजर आ रहे हैं। पटना में गोपाल खेमका कारोबारी, उनकी हत्या हुई और ऐसे दिन रात में चलती ट्रैफिक से के बगल में घर के बाहर जैसे उनको गोली मारी गई, और इसको लेकर के जो नई नई बातें आ रही हैं वो तो और चौंकाने वाली हैं। अब इस हत्याकांड का कनेक्शन बेऊर जेल से जुड़कर सामने आ रहा है। 100 से ज्यादा कैदियों से पूछताछ हुई है और पुलिस की तफ्तीश में यह बात सामने आई कि गोली मारने वाला शूटर और उसके साथ 2 लाइनर मौजूद थे। लाइनर मतलब जिन्होंने बताया कि यहां से निकले यहां पहुंचे, तो ये 3 लोग इन्वॉल्व थे इस हत्याकांड के अंदर। और ये दोनों लाइनर जो थे ये 500 मीटर की रेंज में अलग अलग जगह पर तैनात थे। एक व्यक्ति वहां था जहां जिस क्लब से ये निकले थे अपने घर के लिए, दूसरा व्यक्ति घर से 500 मीटर की दूरी पर था, तो वहां से रिले इन्फॉर्मेशन आई कि निकल गया। इसने बताया कि ये 500 मीटर दूर पहुंच गया, शूटर अटेंशन में आ गया। इसके इतना ही नहीं, इन तीनों लोगों ने एक हत्या करने से पहले एक जगह जाकर घर के नजदीक चाय भी पी और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया। ये सारी जानकारी पुलिस के पास आ चुकी है। सरकार दोषियों को सख्त सजा देने की बात कह रही है। अब एक व्यक्ति ने तो ये भी कह दिया सरकार में कि जरूरत पड़ेगी तो हम एनकाउंटर भी कर देंगे। लेकिन अभी मानूंगा आपने हेडलाइन में खबर सुनी होगी, मैंने पढ़ी थी कि कहीं इंजीनियर को गोली मार दी है तो कहीं स्कूल को के संचालक को गोली मार दी है। बिहार में इस तरीके की खबरें जो हैं वो लगातार आ रही हैं। एक बयान है, आपको भी डर लगता होगा बिहार में रहने, है ना। नीतीश जी के राज में हम एक बार स्पष्ट कर दें, कोई भी सेफ नहीं है। यही नीतीश जी के राज में ऐसा कौन सा वर्ग है, चाहे व्यावसायिक वर्ग हो, कारोबारी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे किसी भी प्रोफेशन से, चाहे जर्नलिस्ट क्यों ना हो, पिटाया है कि नहीं पिटाया है, मार खाया कि नहीं खाया, गोली मारा गया कि नहीं मारा गया। गोपाल खेमका जी की हत्या ये हमारे लिए चुनौती का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठन किया है और स्पष्ट निर्देश दिया है, कहीं भी छुपा अपराधी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसको बख्शे नहीं जाएंगे। और बिहार पुलिस पूर्ण रूप से पूरी तरह आम व्यवसायियों की सुरक्षा करेगा और ये पूरी तरह सुनिश्चित भी करेगा कि आगे के दिनों में इस तरह की कोई घटना नहीं हो और इस घटना को पूरी तरह तह तक जाने का काम खींच के निकाला जाएगा कहीं भी, पूरी तरह। ये किसी भी कहीं भी छुपे हो, चाहे अपराधी हो और या अपराधी रचने वाले लोग हो, सबको चुन चुन कर निकालने का काम। अब इसमें एक अपडेट तो ऐसा है जो मतलब बिल फिल्मी कहानी है जैसा। गोपाल खेमका के अंतिम संस्कार में, अंतिम यात्रा में जब लोग गए पहुंचे तो एक पुलिस अफसर का बॉडीगार्ड था, उसको एक व्यक्ति पर किसी बात से शक हुआ। वो व्यक्ति माला लेकर पहुंचा हुआ था अंतिम संस्कार में और उस पर शक किस वजह से हुआ ये तो नहीं है पता चला, लेकिन उस व्यक्ति को लगा कि ये संदिग्ध लग रहा है व्यक्ति, उस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है। तो कोई हत्या को अंजाम देने वाले लोगों से जुड़ा कोई व्यक्ति जो है वो अंतिम यात्रा के अंदर भी पहुंचा हुआ था। ये और चौंकाने वाली बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब किसी का भी अगर मर्डर होता है तो कोई कारण तो होगा उसका मर्डर का। Exactly. पहला कारण होता है फिरौती, क्योंकि पहले किसी जमाने में बिहार में ये फिरौती का बहुत ही चलता था, किडनैपिंग्स, फिरौती और पैसा मांगना, ये भी हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है पॉलिटिकल, कोई पॉलिटिकल रंजिश हो किसी के साथ, तो वो सॉर्ट आउट करने के लिए भी अटैक किया जा सकता है। और तीसरा हो सकता है पर्सनल रंजिश, किसी की पर्सनल रंजिश है जो इससे निकालना चाहता है। अगर हम देखें इसके अंदर, इससे पहले इनके बेटे का भी मर्डर हुआ था, तो इसका मतलब है कि उससे भी क्या पुलिस ने सीख ली? क्या उन्होंने उसके बाद उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई गोपाल खेमका की? नहीं बढ़ाई। अगर बढ़ाई होती तो उनके घर के बाहर घात लगा के वो नहीं मारते। वो लेकिन बेटे का मर्डर अनसॉल्व्ड है अभी तक, आपको मालूम है? वो अभी तक अनसॉल्व्ड है। ये इतनी बड़ी बात आपने कही, अगर वो अनसॉल्व्ड है
और उसके बाद भी आपने सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये लॉ एंड ऑर्डर की चूक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि ये तो आपने प्लेट में ऑपोजिशन को एक मुद्दा दे दिया है, यहां तक कि एलजेपी के भी चिराग पासवान भी इसकी बात कर रहे हैं। वो बोले ना भी। और वो पासवान जी जब बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 243 सीट पे वो लड़ेंगे, पिछली बार 135 पे लड़े थे और 110 पे उनके जो कैंडिडेट्स थे उनकी जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन उस टाइम से लेके अब तक उनका 5.8% से 6.6% पे पिछले जो चुनाव हुए थे पार्लियामेंट्री उसके अंदर आया। तो ये जरूरी नहीं है कि वो 243 पे लड़ेंगे, क्योंकि लड़ने से वो कोई जीतने वाले नहीं है इतनी सीट में। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर एक मुद्दा बन गया है जो ऑपोजिशन के पास है और जिसके लिए कहा जाता था आरजेडी की। जहां से आपने शुरू की ना बात की फिरौती, लगता है हर किसी को कि फिरौती ही पहली वजह हो सकती है इसकी। जेल से गैंग ऑपरेट कर रहा है जो फिरौती मांगता है, क्योंकि इसमें सबसे पहले पुलिस जेल पहुंची, जेल में अपराधियों से बात की, 100 पुलिस वालों ने कई अपराधियों से मिलकर के बातचीत की और खबर यह भी आ रही है कि वहां से पुलिस को कोई सॉलिड लीड मिली है। तो मतलब जेल में बैठ करके व्यक्ति फिरौती के गैंग चला रहे हैं, ये बिहार में अभी तक ये हो रहा है। ये लॉ एंड ऑर्डर की बात है। मुझे लगता है सम्राट चौधरी जी को पगड़ी बांधने की जरूरत है इस समय, एक बार फिर से, कि जब तक लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं हो जाएगा तब तक मैं पगड़ नहीं खोलूंगा, क्योंकि आप अपने गले में घंटी बांधे ना। आज वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी कौन है? आपके मुख्यमंत्री जी ना। और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो यहाँ दुविधा हो गई कि उन्हीं की पार्टी का, उन्हीं का जो प्रतिनिधि है उसकी हत्या हो गई है, सरकार भी उनकी है, तो किस तरह ये से बीजेपी के थे ना, गोपाल बीजेपी के हैं, तो इसलिए संघ से जुड़े हुए लोगों में से है, तो इसलिए, और ये लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मसला हो जाएगा इस सरकार के लिए। हमने 2-3 दिन पहले भी इस पर चर्चा की थी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिसको हर्ष जी बहुत लंबे समय से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को चुनावों तक झेलना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए महंगा नहीं पड़ जाए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है। कम से कम ये तो कर सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक होम मिनिस्ट्री में कोई नया मंत्री बने या और नया ये कुछ काम सिलसिला करे। चल रहा है कुछ महीनों से, कोई ना कोई कांड होता रहता है। हर दिन ही हो रहा है। हाँ, हर दिन कुछ ना कुछ हुआ, आज भी हो गया है। ये एक बड़ा इशू है बिहार की सरकार के लिए। आगे बढ़ते हुए, इस वक्त आप जानते हैं बारिश का मौसम है और जगह जगह रोक के, क्या कोई इस पर नीतीश जी का कुछ गुस्से वाला, कार्रवाई वाला कोई बयान वगैरह कोई आया है क्या? आपको नीतीश जी आखिरी बार दिखे कब? नहीं, मैं तो इसीलिए पूछ रहा हूँ, जिस राज्य का मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी है, इतना मतलब जिसको कहते हैं ना कि इससे बड़ा सवाल क्या खड़ा होगा कि 18 में उनका बेटा मार दिया गया, वो अभी मार दिए गए। अब आप बार बार कहते थे, तो मैं वही कह रहा था कि जेल से तो लालू जी के समय में चलता था कि शहाबुद्दीन है, तस्लीमुद्दीन है, और हर जिले में ऐसे होते थे। तो इसका मतलब कि उसी तरह से जेल से सब कुछ चल रहा है। मुख्यमंत्री अगर बयान तक देने की स्थिति में नहीं, गुस्से में आता तो सही भाई, आप मुखिया हैं, आपको सरकार चुनी गई है चलाने के लिए, आप आते तो कहते कि हम देखते हैं कौन है, देख लेंगे, हम इनको अभी दुरुस्त करते हैं। इतना भी बोलने नहीं आते, जिस अंदाज में बोलते थे वैसे ही बोल देते कि आपने तो हमारा सुशासन देखा है, हम दिखा देंगे, आप देखिए कुछ दिन, कुछ तो बोलते। कुछ बोलने के लिए मुख्यमंत्री नहीं आए। बिहार के लोगों को ये सोचना चाहिए। सर, बेटे के जो हत्यारे थे जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था कि 90 दिन के अंदर हम उनके खिलाफ सबूत पेश करेंगे, वो बिना सबूत के अभाव में उनकी बेल हो चुकी है सारे अपराधियों की, वो जेल से छूट गए। बेटे के उसमें ना, बेटे के हत्यारे जो थे वो सबूत पुलिस इकट्ठा नहीं कर पाई, कोर्ट से उनको बेल मिल गई, वो सब बाहर आ गए। ये तो बेऊर जेल से जब काम चल रहा है तो इसको जंगल राज बोलते हैं कि नहीं बोलते? बेऊर जेल पटना जेल ना? हाँ, पटना जेल। तो ये तो इंपॉर्टेंट भी और इंटरेस्टिंग भी है कि आपका पहला जो इन्वेस्टिगेशन में पड़ाव होता है वो जेल हो रहा है, तो इसका मतलब आपको पता है ना कि वहां से कुछ चलता है, हो रहा है। और फोन बरामद हुआ जेल से। जब सरकार नीतीश जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी की नहीं चल पाई थी तो वजह क्या थी? क्योंकि इंटरसेप्ट हुआ था कि जेल से उस दौरान जो 1.5 घंटे की आरजेडी और नीतीश जी की सरकार थी, जेल से चलने लगी थी। अब तो भाजपा के साथ हैं, फिर भी उसके बाद अगर जेल से चला रहे हैं तो यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री के तौर पर, गृहमंत्री के तौर पर वो कर क्या रहे हैं। ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए ना, क्योंकि फिर तो वही हो गया, अगर जेल से सरकार चल रही है तो इससे ज्यादा खतरनाक चुनाव आएगा, चुनाव आएगा, आरजेडी बीजेपी और जेडीयू जो है फिर जंगल राज याद दिलाएंगे। आज वो कहने की स्थिति में है?
नहीं, बहुत मुश्किल है। जिस तरीके से ये जो घटना घटी है, अभी एक बड़े उद्योगपति की जो हत्या हुई है, लगातार जिस तरीके से हत्याएं हो रही है, मुझे लग रहा है कि बहुत आसान नहीं होगा। मतलब अब विपक्ष पे पर आप चस्का चपता देना कि भाई लालू और साधु की जो सरकार थी, मतलब लालू प्रसाद यादव और उनके साले साधु यादव, कि उस समय कहा जाता है कि लालू और साधु मिलकर सारे अपहरण के मामले मुख्यमंत्री आवास पर निपटाते हैं। उस घटना को भी आप 20 साल हो गए, 20 साल से आप सत्ता में हो, 20 साल में सत्ता में रहने के बाद भी पटना में अगर इस तरीके से घटनाएं घट रही है और पुलिस प्रशासन फेल हो रहा है, जबकि आपने 11 डीएसपी से 22 डीएसपी पटना में कर दिए कि भाई क्राइम ज्यादा है, पुलिस की संख्या बढ़ा दो, 7 आईपीएस कर दिए। गृह मंत्रालय नीतीश कुमार ने अपने पास क्यों रखा? इसलिए रखा नीतीश कुमार ने कि भाई लॉ एंड ऑर्डर, जो सुशासन बाबू की उनकी छवि है, बनी रहनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर बराबर रहे। आप गृह मंत्री भी हो, आपसे अगर नहीं संभल रहा तो आप भारतीय जनता पार्टी को गृह मंत्रालय दे दीजिए ना, किसी अपने पार्टी के युवा नेता को, किसी दूसरे को गृह मंत्रालय दे दीजिए कि भाई कम से कम लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान हो। मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल स्थिति में बिहार सरकार का इस समय प्रदर्शन, और अगर यही स्थिति बनी रहे तो 90 दिन के बाद इसका असर चुनाव में दिखेगा। और भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की छवि पर लोग वोट करते हैं। किसी भी राज्य में प्रधानमंत्री मोदी को देखकर वोट किया जाता है। दिल्ली में किया, राजस्थान में किया, मध्य प्रदेश में किया, और बिहार में प्रधानमंत्री मोदी जब खुद जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी से लोग उम्मीद करेंगे कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई फैसला ले। ठीक है कि सरकार के बाद आप मुख्यमंत्री बदल दोगे, लेकिन कभी अभी गृहमंत्री तो बदल सकते हो। कम से कम नया गृहमंत्री बिहार में आना चाहिए।